हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी के बारे में और साथ ही साथ ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते कि ये स्टेडी स्टेट और ये ट्रांसिएंट स्टेट क्या होता है। ऑलरेडी इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड सर्किट एनालिसिस में, हमने बात किया था स्टेडी स्टेट के बारे में और उसके बाद हमने बात किया था ट्रांसिएंट स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें स्टेडी स्टेट क्या होता है और ट्रांसिएंट स्टेट क्या होता है, ये हमें बेसिकली डिस्कस करना है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस, हमारे पास दो टाइप, कोई भी किसी भी सर्किट का जो रिस्पॉन्स होता है, ट्रांसमिशन लाइन भी क्या है, ये है एक बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट, एट अ वेरी हाई पावर। तो किसी भी सर्किट का जो रिस्पांस होता है बेसिकली दो रिस्पॉन्सेस से मिलकर बना होता है। एक जो रिस्पांस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसिएंट रिस्पांस, और दूसरा जो रिस्पांस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। इससे पहले हमने बात किया था ट्रांसिएंट रिस्पांस के बारे में, वेरिएबल रिस्पांस होता है, और जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है कांस्टेंट होता है। टी इन्फिनिटी पर हमें जो रिस्पांस जो मिलता है किसी भी सर्किट का उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस का मतलब क्या है, ये जो ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस होती है ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली, ये हम लोग बात करेंगे ट्रांसिएंट स्टेट होता क्या, अभी भी हम लोग बात करेंगे। ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस हमें यह बताती है किस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका प्रोपगेशन होता है ट्रांसमिशन लाइन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर हम लोग बोल सकते हैं ट्रैवलिंग वेव। तो जो ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस है ये हमें ये बताती है दिस एनालिसिस शोज द प्रोपगेशन ऑफ सेंडिंग द प्रोपगेशन शोज एनर्जी प्रोपगेशन फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। तो जो ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस है ये हमें ये बताती है कि जो ट्रैवलिंग वेव है वो किस तरीके से प्रोपगेट करती है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ, ये हमें बताती है बेसिकली ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, राइट। हमें पता है जो पावर का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, वो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। हम लोग जो पावर जो ट्रांसमिट करते हैं वो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, राइट। तो जो ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस है वो हमें क्या बताती है किस तरीके से एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ट्रैवलिंग वेव का प्रोपगेशन होता है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड के तरफ। इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास होती है ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस। सिमिलरली दूसरी जो एनालिसिस होती है वो होती है स्टेडी स्टेट एनालिसिस। स्टेडी स्टेट एनालिसिस क्या होती है, यहाँ पर हम लोग एक और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस को। जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रांसमिशन लाइन है उसे हमें क्या करना होता है, उसे हमें टर्न ऑन करना होता है, उसकी हमें स्विचिंग करनी होती है। तो जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की स्विचिंग करते हैं और उससे हमें जो पावर फ्लो होता है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड के तरफ, तो जो एनालिसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस। फिर उसके बाद जो ट्रांसमिशन लाइन है वो पूरी तरीके से स्विच हो गई, पूरी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन टर्न ऑन हो गई, राइट। लेट्स से मान लेते 5 मिनट के बाद पूरी तरीके से जो ट्रांसमिशन लाइन है हमारी एनर्जाइज हो जाती है। तो 5 मिनट के बाद हम लोग जो एनालिसिस जो करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट एनालिसिस, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेडी स्टेट एनालिसिस हमें क्या बोलती है, जैसे कि मैंने बोला 5 मिनट के बाद जो ट्रांसमिशन लाइन है पूरी तरीके से टर्न ऑन हो गई। ये मैंने बड़ा ही रफ एग्जांपल कंसीडर किया, इसे हम लोग एक्यूरेसी के साथ लिंक नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फ़ैन का एग्जांपल दूँ, जब हम लोग फ़ैन को टर्न ऑन करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो फ़ैन की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ करती है, राइट। तो जब फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ कर रही होती है तो उस केस में हम लोग करते हैं ट्रांसिएंट एनालिसिस। जब फ़ैन की स्पीड पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाती है, मान लेते हैं आपका फ़ैन ऑपरेट करता है 300 आरपीएम पर, जब फ़ैन की स्पीड पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाती है, जब फ़ैन पूरी तरीके से 300 आरपीएम पर घूमने लगता है, तो उसके बाद जो हम लोग जो एनालिसिस जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसिएंट स्टेट का मतलब क्या होता है और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आगे फिर से डिस्कशन करेंगे। तो ये स्टेडी स्टेट एनालिसिस हमें क्या बोलती है, स्टेडी स्टेट एनालिसिस के हेल्प से दिस एनालिसिस शोज व्हेन वोल्टेज एंड करंट इन ट्रांसमिशन लाइन बिकम कांस्टेंट एट सेंडिंग एंड एंड एट रिसीविंग एंड, देन हाउ मच पावर लोड विल ड्रॉ फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज स्टेडी स्टेट एनालिसिस। जैसे कि हमने ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस में क्या समझा, जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को टर्न ऑन करेंगे तो जो एनर्जी का जो प्रोपगेशन होता है उसकी जो एनालिसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसिएंट स्टेट एनालिसिस। अभी स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरीके से टर्न ऑन हो जाएंगी, जब ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरीके से टर्न ऑन हो जाएंगी, ये स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें दिस एनालिसिस शोज व्हेन वोल्टेज एंड करंट इन ट्रांसमिशन लाइन बिकम कांस्टेंट, जब ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरीके से टर्न ऑन हो जाएंगी और जब ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज और करंट पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे कि फ़ैन पूरी तरीके से टर्न ऑन हो जाएगा तो जो फ़ैन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएंगी 300 आरपीएम।
तो सिमिलरली जब ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरीके से टर्न ऑन हो जाएंगी तो जो वोल्टेज और जो करंट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब वोल्टेज और करंट पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा उस समय जो पावर का जो फ्लो होगा सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि हमने ये स्टेटमेंट में डिस्कस किया, दिस एनालिसिस शोज व्हेन वोल्टेज एंड करंट इन ट्रांसमिशन लाइन बिकम कांस्टेंट एट सेंडिंग एंड एंड एट रिसीविंग एंड देन हाउ मच पावर लोड विल ड्रॉ इन द ट्रांसमिशन लाइन इज नोन फॉर द स्टेडी स्टेट एनालिसिस। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब वोल्टेज और करंट पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में, तो जो लोड है वो कितना पावर ड्रॉ करेगा, कितना करंट ड्रॉ करेगा, ये जो एनालिसिस होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस और स्टेडी स्टेट एनालिसिस से हमने क्या समझा, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। और स्टेडी स्टेट एनालिसिस से हमने क्या समझा, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस से हमने ये समझा जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को एनर्जाइज करते हैं तो जो एनर्जी का जो प्रोपगेशन होता है वो जो एनालिसिस होती है, एनर्जी का जो प्रोपगेशन होता है वो जो एनालिसिस होती है, या फिर एनर्जी के प्रोपगेशन के लिए हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। सिमिलरली स्टेडी स्टेट एनालिसिस से हमने क्या समझा, ट्रांसमिशन लाइन की जब ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरीके से टर्न ऑन हो जाती है तो ऐसे केस में क्या होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो पावर होता है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वोल्टेज और करंट पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाता है। तो जब वोल्टेज और करंट पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा तो लोड कितना करंट ड्रॉ करेगा, ये जो एनालिसिस है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। आप ऐसा भी बोल सकते हो, स्टेडी स्टेट एनालिसिस से हमने ये समझा जब ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरीके से टर्न ऑन हो जाएंगी तो उस केस में हमारा लोड कितना करंट ड्रॉ करेगा, ये जो एनालिसिस है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो वंस अगेन एट द लास्ट आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, दिस एनालिसिस शोज व्हेन वोल्टेज एंड करंट इन ट्रांसमिशन लाइन बिकम कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट एनालिसिस हमें ये बताती है वोल्टेज और करंट ट्रांसमिशन लाइन में जब पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पर, तो कितना पावर लोड ड्रॉ करेगा ट्रांसमिशन लाइन से, ये जो एनालिसिस होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। यहाँ पर ये ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट एनालिसिस क्या होती है इसके बारे में मैं फिर से आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता हो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आपके घर में क्या लगा होता है, स्विच लगा होता है, स्विच की हेल्प से आप फ़ैन को क्या करते हो, टर्न ऑन और टर्न ऑफ करते हो। फ़ैन या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने का जो काम होता है वो क्या करता है, स्विच करता है। अगर हम लोग टेक्निकल लेवल पर या फिर इंजीनियरिंग लेवल पर देखें तो जो स्विच होता है वो क्या करता है, सर्किट को मेक और ब्रेक करने का काम करता है, या फिर आप बोल सकते हो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको अलाउ और स्टॉप करने का काम करता है। मतलब जो करंट है उसको अलाउ करेगा स्विच, या फिर जो करंट का जो फ्लो है उसको पूरी तरीके से बंद कर देगा। अगर स्विच अगर ऑन स्टेट में होता है तो ऐसे केस में करंट फ्लो होगा, स्विच अगर ऑफ स्टेट में होता है तो ऐसे केस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, स्विच का एग्जांपल देने से पहले अगर मैं आपको एक फ़ैन का एग्जांपल दूं, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया, जब हम लोग फ़ैन को टर्न ऑन करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो फ़ैन की जो स्पीड होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लगती है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो फ़ैन होता है वो अपनी स्पीड पर घूमने लगता है। तो जब फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ कर रही होती है तो उस केस में जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। जब आप फ़ैन को चालू करोगे, मान लेते हैं आपका जो फ़ैन है वो 300 के RPM पर घूमता है। जब आप फ़ैन को चालू करोगे तो ऐसा नहीं कि इंस्टेंटेनियसली आपका फ़ैन 300 के RPM पर घूम जाए। इनफैक्ट फ़ैन नहीं, अगर आप कोई कार भी ड्राइव करते हो, कार की स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर है तो जब आप एक्सेलरेटर प्रेस करोगे तो ऐसा नहीं है कि जो कार है वो सीधा 100 किलोमीटर पर आवर पर चले जाएंगी। कार की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ करेंगी 0 से 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो कार की जो स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर को अचीव करेगी। सिमिलरली फ़ैन का भी वैसा ही केस है, जब आप स्विच को टर्न ऑन करोगे तो जो फ़ैन है वो इंस्टेंटेनियसली 300 के RPM पर नहीं घूमेगा। फ़ैन की जो स्पीड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी, फिर उसके बाद जो फ़ैन होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, फाइनाइट टाइम के बाद 300 के RPM पर घूमेगा। मान लेते हैं आपके फ़ैन की जो स्पीड है वो है 300 RPM, राइट। तो जब हम लोग फ़ैन को टर्न ऑन कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, जो फ़ैन की जो स्पीड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, राइट, ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है। तो जो फ़ैन का जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और ये जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की जो एनालिसिस होती है इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। सिमिलरली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका जो फ़ैन होगा 300 के RPM को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। तो उस केस में जो फ़ैन का जो रिस्पांस होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पांस। और स्टेडी स्टेट रिस्पांस के साथ जो एसोसिएटेड एनालिसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। सिमिलरली स्विच के केस में भी ऐसा होता है। फ़ैन के केस में हमने देखा था स्पीड इंक्रीज़ करती है जब हम लोग फ़ैन को टर्न ऑन करते हैं। तो स्विच के केस में क्या होता है, जब हम लोग स्विच को टर्न ऑन करते हैं तो ऐसे केस में जो स्विच का जो करंट होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है, राइट।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है फिगर, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ऑफ स्विच और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ऑन स्विच। हम लोग ये फिगर देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर ये फिगर को अगर हम लोग देखें, वर्टिकल लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, वर्टिकल लाइन को आप किससे कंपेयर कर सकते हो, एफ से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ऑफ स्विच और यहाँ पर ये ऑन स्विच। तो जब हम लोग स्विच को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लेके जाते हैं तो स्विच के केस में क्या होता है, करंट इंक्रीज़ करता है। पंखे के केस में क्या हो रहा था, जब हम लोग फ़ैन को ऑफ से ऑन कर रहे थे तो फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ कर रही थी। मगर जब हम लोग स्विच को ऑफ से ऑन करेंगे तो होगा क्या, जो करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। तो जब हम लोग स्विच को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लेके जाते हैं तो जो करंट होता है वो इंक्रीज़ करता है। सिमिलरली जब हम लोग स्विच को ऑन से ऑफ स्टेट में लेके जाते हैं तो जो करंट है वो क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अगर हम लोग ग्राफिकली अगर प्लॉट करें तो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। सबसे पहले मैं आपको ये फ़ैन के एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लेते हैं जो फ़ैन है आप उसको ऑपरेट करना चाहते हो 300 आरपीएम पर। ये वाली जो लाइन है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, आपको इंडिकेट कर रही है 300 आरपीएम। तो जब आप फ़ैन को टर्न ऑन करोगे तो जो फ़ैन की जो स्पीड होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगी। कुछ इस तरीके से फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ करी और उसके बाद फ़ैन की जो स्पीड होगी वो 300 आरपीएम के बहुत क्लोज में होगी। यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला अगर ग्राफ देखें, जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो जो फ़ैन की जो स्पीड होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी। तो फ़ैन की स्पीड कुछ कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, फ़ैन की स्पीड कुछ इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है। फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो फ़ैन की जो स्पीड होती है वो 300 आरपीएम के बहुत क्लोज में होती है। राइट, आपको पता होना चाहिए अगर आपका फ़ैन अगर 300 आरपीएम पर लिखा है, अगर फ़ैन के अक्रॉस, मतलब आपका जो फ़ैन है वो 300 आरपीएम, मैन्युफैक्चरर आपको बोल रहा है कि आपका जो पंखा है वो 300 आरपीएम पर घूमेगा, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके फ़ैन में लॉसेज होगी। तो जो फ़ैन का जो आरपीएम होगा वो 300 से कम होगा, जैसे कि मान लेते 290। इसके बारे में हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया नेटवर्क एनालिसिस में, तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने फ़ैन के रेस्पेक्ट में समझा है ग्राफ को। सिमिलरली अगर हम लोग स्विच के रेस्पेक्ट में समझे तो जब हम लोग स्विच को ऑफ से ऑन करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, जो स्विच का जो करंट है वो इंक्रीज़ करेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो स्विच का जो करंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। स्विच बेसिकली सर्किट के साथ लगा होगा। राइट, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो सर्किट का जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब पर्टिकुलर टाइम के बाद सर्किट का करंट पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा तो जो स्टेट हमें जो मिलती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट के बाद हमें जो स्टेट जो मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ट्रांजिएंट स्टेट है इसको हम लोग टेम्पोरेरी स्टेट भी बोलते हैं और जो स्टेडी स्टेट होती है उसको हम लोग फिक्स स्टेट भी बोलते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट वेरिएबल स्टेट होती है क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेट में जो रिस्पॉन्स होता है वो वेरी कर रहा होता है। सिमिलरली जो स्टेडी स्टेट होती है वो कांस्टेंट स्टेट होती है क्योंकि स्टेडी स्टेट में जो रिस्पांस होता है या फिर जो सर्किटल आउटपुट होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप देखो, स्टेडी स्टेट में आपके जो पंखे की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट हो जाएंगी 300 आरपीएम। राइट, जब तक कि आप पंखे को बंद ना करो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने स्विच के रेस्पेक्ट में समझा। सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइन में भी ऐसा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने कंसिडर किया ये है जनरेटिंग स्टेशन और यहाँ पर ये सब स्टेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो जनरेटिंग स्टेशन है, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो जनरेटिंग स्टेशन है आप इसको कंसिडर कर सकते हो सॉकेट। ये जो जनरेटिंग स्टेशन है आप इसको एज्यूम कर सकते हो सॉकेट। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सॉकेट होती है, हम लोग चार्जर को साथ बटन को ऑन करते हैं तो हमारा मोबाइल चार्ज होता है। तो ये जो जनरेटिंग स्टेशन है इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं सॉकेट, और ये जो सब स्टेशन है इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं स्विच। और यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन लाइन हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन जो कि चार्ज होगा। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो चार्ज होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जब ये सब स्टेशन ऑन होगा, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल, ये बेसिकली सब स्टेशन करता है क्या, जो ट्रांसमिशन लाइन है इसे एनर्जाइज करने का काम करेगा। हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के केस में ऑन ऑफ नहीं घुसा सकते क्योंकि यहाँ पर ऑन ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसमिशन लाइन के केस में फिट नहीं बैठेगा। हम लोग एनर्जाइज डी एनर्जाइज बोल सकते हैं। तो जो सब स्टेशन है वो क्या करेगा, जो सब स्टेशन है जैसे कि आपका जो स्विच है वो क्या कर रहा है, जो स्विच है वो आपके मोबाइल फ़ोन को और जो इलेक्ट्रिसिटी उसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। मोबाइल फ़ोन को और इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है आपका स्विच। राइट, तो सिमिलरली ये जो सब स्टेशन है वो क्या करेगा, ये जनरेटिंग स्टेशन और ये ट्रांसमिशन लाइन को क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। ये जनरेटिंग स्टेशन है क्या, ये है इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ऑल्टरनेटर के हेल्प से। तो जब ये सब स्टेशन ऑन होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब ये सब स्टेशन एनर्जाइज करेगा ट्रांसमिशन लाइन को, तो ये ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, जब ये सब स्टेशन ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आएगा, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए,
तो ऐसे केस में होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट है वो इंक्रीज़ करने लगेगा, और तभी जो एनालिसिस जो करोगे आप उसको आप बोलोगे ट्रांजिएंट एनालिसिस। फिर एक फाइनाइट टाइम के बाद होगा क्या, ये जो ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक, और जो वोल्टेज है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक फाइनाइट टाइम के बाद जो फ़ैन की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, राइट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। एक फाइनाइट टाइम के बाद होगा क्या, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट है और जो पावर और जो वोल्टेज है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट हो जाएंगे ट्रांसमिशन लाइन के सारे पैरामीटर, वोल्टेज, करंट और पावर स्पेसिफिकली, तो ऐसे केस में लोड कितना पावर ड्रॉ करेगा ट्रांसमिशन लाइन से, ये जो एनालिसिस होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। स्विचिंग के टाइम ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट गए तो स्विचिंग हो रही है, फिर उसके बाद ऑन स्टेट अगर कंटिन्यूसली चलते जा रहा है तो एक पॉइंट आप नोट डाउन करना, जब भी आप ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाओगे किसी भी सर्किट का ऑफ स्टेट होगा और ऑन स्टेट होगा, राइट। तो जब हम लोग ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाते हैं तो उस केस में हमें मिलता है बेसिकली ट्रांजिएंट स्टेट। फिर ऑन स्टेट के बाद हमें मिलता है स्टेडी स्टेट। सिमिलरली जब ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लेके जाएंगे तब होगा ट्रांजिएंट स्टेट। फिर ट्रांजिएंट स्टेट के कुछ टाइम बाद हमें मिल जाएगा स्टेडी स्टेट। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट होता क्या है ट्रांसमिशन लाइन के केस में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये स्टेडी स्टेट एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, स्टेडी स्टेट एनालिसिस हमें ये बताती है जब वोल्टेज करंट ट्रांसमिशन लाइन का पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा तो लोड ट्रांसमिशन लाइन से कितना करंट ड्रॉ करेगा, ये जो एनालिसिस हम लोग जो करेंगे इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। स्टेडी स्टेट एनालिसिस से आप क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कितनी है, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन कितना, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिमिलरली ये जो स्टेडी स्टेट एनालिसिस है इसके हेल्प से जो ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के रेगुलेशन के बारे में, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। यहाँ पर हमने डिस्कस किया ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट ट्रांसमिशन लाइन का। अभी हम लोग बात करेंगे अपना वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में और ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है, ट्रांसमिशन लाइन नहीं किसी भी सिस्टम की, चाहे इलेक्ट्रिकल मोटर होने दो, ट्रांसमिशन लाइन होने दो, ट्रांसफार्मर होने दो, किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है लॉसेस के ऊपर। अगर लॉसेस अगर ज़्यादा होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बोला था, जब आप फ़ैन खरीदने जा रहे हो और मैन्युफैक्चरर आपको बोल रहा है 300 के आरपीएम पर घूमेगा, तो आपको 300 का आरपीएम नहीं मिलेगा क्योंकि फ़ैन में होगा लॉसेस, राइट। मान लेते हैं आपको 290 का आरपीएम मिल रहा है, तो 290 का आरपीएम आपको क्यों मिल रहा है, 290 का आरपीएम आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके फ़ैन में हो रहा है लॉसेस, आपके फ़ैन में लॉसेस हो रहा है जिसकी वजह से आपको 290 का आरपीएम मिल रहा है। कौन सा लॉसेस होगा, कॉपर लॉस हो गया, एडी करंट लॉस हो गया, आयरन लॉस हो गया, फिर उसके बाद मैकेनिकल लॉस होगा, फ्रिक्शनल लॉस होगा, वाइंडिंग लॉसेस होगा। तो ये लॉसेस की वजह से बेसिकली होगा क्या, आपका जो फ़ैन है आपको 290 का आरपीएम देगा। अगर ये लॉसेस अगर इंक्रीज़ करे तो जो 290 का जो आरपीएम होगा वो और कम हो जाएगा। मान लेते हैं 250 आरपीएम आपको मिल रहा है, लॉसेस और इंक्रीज़ कर गया, मान लेते 200 आरपीएम आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपको 200 आरपीएम मिल रहा है और आपका रेटेड आरपीएम या फिर डिज़ायर्ड आरपीएम कितना था, 300 आरपीएम। तो यहाँ पर आप देखो आपको डिज़ायर्ड आउटपुट ही नहीं मिल रहा है फ़ैन से, इसका मतलब आपका जो फ़ैन है वो बहुत इनएफिशिएंट है, राइट। तो सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइन के केस में भी ऐसा होता है, अगर ट्रांसमिशन लाइन में अगर लॉसेस अगर ज़्यादा होते हैं तो ऐसे केस में जो ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी होगी वो गिर जाएंगी। तो जो ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है लॉसेस के ऊपर। तो ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी से डिपेंड ऑन लॉसेस, जैसे कि अगर हम लोग देखें ओमिक लॉसेस हो गया जिसको हम लोग I²R लॉस बोल सकते हैं, लॉस ड्यू टू लीकेज करंट की वजह से जो लॉस होता है उसके वजह से लॉस ड्यू टू लीकेज करंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो मगर जो इंसुलेटर है उसकी रेटिंग को आप इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में होगा क्या, इंसुलेटर के थ्रू थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। तो आप देखो आपका जो करंट है वो थोड़ा बहुत लीक हो गया, तो इसका मतलब क्या, आपको लॉसेस मिल रहा है आपकी लाइन में। तो ये भी ये एक तरह का लॉसेस होता है ड्यू टू लीकेज करंट। सिमिलरली कोरोना लॉस होता है जिसके बारे में हमने बात किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ लॉसेस होती है जिस पर ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर ऑफ रिसीविंग एंड, और डिनोमिनेटर में पावर ऑफ रिसीविंग एंड प्लस लॉसेस। यहाँ पर ये एफिशिएंसी के लिए ये वाला फार्मूला होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू PR और डिनोमिनेटर में PR प्लस लॉसेस इंटू 100%।
यहाँ पर ये इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी। ये इक्वेशन होता है ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर ये पी सब स्क्रिप्ट में आर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है रिसीविंग एंड पावर। क्या इंडिकेट कर रहा है, रिसीविंग एंड पावर इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो सेंडिंग एंड पावर, यहाँ पर हमने रिसीव पी आर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रिसीविंग एंड पावर। सिमिलरली अगर हम लोग देखें सेंडिंग एंड पावर के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है वो बराबर में होता है पी आर प्लस लॉसेज। यहाँ पर ये पी आर प्लस लॉसेज रिसीविंग एंड पावर और ये लॉसेज दोनों का अगर हम लोग एडिशन कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सेंडिंग एंड पावर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिसीविंग एंड पावर प्लस लॉसेज दोनों का एडिशन हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सेंडिंग एंड पावर। ये रिलेशन होता है किसके लिए, सेंडिंग एंड पावर के लिए। तो यहाँ पर हमने बात किया ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी के बारे में, राइट। और हमने ये देखा ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन के रेगुलेशन के बारे में। ट्रांसमिशन लाइन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहला रेगुलेशन का मतलब होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेगुलेशन इज वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू चेंज इन लोड। लोड चेंज होने की वजह से होता क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने लगता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन मतलब वोल्टेज कम ज़्यादा होने लगता है और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जो रेगुलेशन है ट्रांसमिशन लाइन में वो कम से कम होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। रेगुलेशन शुड बी मिनिमम एज मच एज पॉसिबल। ट्रांसमिशन लाइन रेगुलेशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द रिसीविंग एंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसको हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं कौन से एंड पर, रिसीविंग एंड पर, या फिर आप बोल सकते हैं आउटपुट साइड पर। इनपुट साइड कौन सा है, आपका जनरेटिंग स्टेशन, और जो आउटपुट साइड कौन सा है, आपका रिसीविंग स्टेशन। आई मीन इनपुट साइड आपका सेंडिंग एंड है और आउटपुट साइड आपका रिसीविंग एंड है। और ट्रांसमिशन लाइन रेगुलेशन से आपने क्या समझा, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होता है उसका जो फ्लक्चुएशन होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन रेगुलेशन। और ये वोल्टेज में फ्लक्चुएशन क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें रिसीविंग एंड साइड पर जो लोड होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। लोड वेरी करने की वजह से होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होता है वो फ्लक्चुएट करने लगता है। ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन रेगुलेशन। और ट्रांसमिशन लाइन रेगुलेशन होता है वो कम से कम होना चाहिए। और सिमिलरली जो ट्रांसमिशन लाइन रेगुलेशन होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिसीविंग एंड साइड पर, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं रिसीविंग एंड साइड पर। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसमिशन लाइन का उसके लिए ये वाला फार्मूला होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वी आर नॉट माइनस वी आर, और ये डिनोमिनेटर में वी आर नॉट इंटू 100। ये है क्या वी आर नॉट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वी आर नॉट हमें जो दिखाई दे रहा है ये हमें इंडिकेट कर रहा है नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज मतलब ज़ीरो लोड पर, ज़ीरो लोड पर जो वोल्टेज आपको जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं नो लोड वोल्टेज। यहाँ पर ये वी आर नॉट आपको इंडिकेट कर रहा है नो लोड वोल्टेज, और ये जो वी आर है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है फुल लोड वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो वी आर नॉट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नो लोड वोल्टेज, या फिर आप बोल सकते हो वोल्टेज एट ज़ीरो लोड, और ये जो वी आर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फुल लोड वोल्टेज, वोल्टेज एट फुल लोड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ये वाला इक्वेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपके पास ये वाला इक्वेशन है, राइट। ये वाला इक्वेशन है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, और डिनोमिनेटर में नो लोड वोल्टेज इंटू 100%। यहाँ पर ये जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाउन रेगुलेशन इक्वेशन। डाउन रेगुलेशन इक्वेशन हम लोग क्यों बोल रहे हैं उसका रीज़न ये, यहाँ पर ये जो इक्वेशन होता है वोल्टेज रेगुलेशन का इसको हम लोग बोलते हैं डाउन वोल्टेज रेगुलेशन इक्वेशन। इसको हम लोग डाउन वोल्टेज रेगुलेशन इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें नो लोड पर हमें जो वोल्टेज जो मिलता है ये ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द फुल लोड वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ पर ही हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो नो लोड पर हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द फुल लोड वोल्टेज। तो यहाँ से आपका एक्सटर्नल भी पूछ सकता है नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज दोनों में से कौन सा वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो जो नो लोड का जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द फुल लोड वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट दैट नो लोड वोल्टेज इज़ ग्रेटर दैन फुल लोड वोल्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट दैट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग कौन से साइड पर कंसिडर करते हैं, रिसीविंग एंड साइड पर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से हमने ये डिस्कस किया कि जो नो लोड वोल्टेज होता है वो ज़्यादा ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन विद दी फुल लोड वोल्टेज। नो लोड पर जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद दी फुल लोड वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोल रहे हैं इक्वेशन फॉर डाउन वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि अगर हम लोग देखें डिनोमिनेटर में क्या अपियर कर रहा है, डिनोमिनेटर में अपियर कर रहा है नो लोड वोल्टेज। और जैसे कि हमने डिस्कस किया नो लोड वोल्टेज जो होता है वो ज़्यादा होता है, नो लोड वोल्टेज ज़्यादा होता है, इसका मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर है। डिनोमिनेटर ग्रेटर है इसका मतलब ये वोल्टेज रेगुलेशन लेसर होगा। तो यही रीज़न की वजह से जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन फॉर डाउन वोल्टेज रेगुलेशन। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक इक्वेशन कंसिडर किया है,
वोल्टेज रेगुलेशन का यहाँ पर हमने एक और एक इक्वेशन कंसिडर किया, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। आप कैसा मेमोराइज करोगे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपको पता होना चाहिए कि नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज, वी आर नॉट हमें इंडिकेट करना है नो लोड वोल्टेज और वी आर हमें इंडिकेट करता है फुल लोड वोल्टेज। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसा मेमोराइज करें, यहाँ पर ये जो जीरो जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है या फिर ओ जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, नो से कंपेयर कर सकते हैं, एन ओ नो से कंपेयर कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियसली आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा वी आर नॉट, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नो लोड वोल्टेज। तो यहाँ पर ये नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज और डिनोमिनेटर में फुल लोड वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इक्वेशन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन अप, या फिर बोल सकते हैं अप वोल्टेज रेगुलेशन। अप वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें डिनोमिनेटर में अपेयर कर रहा है वी आर, और ये जो वी आर है वो है क्या, ये है फुल लोड वोल्टेज। और जैसे कि हमने डिस्कस किया फुल लोड वोल्टेज कम होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया फुल लोड वोल्टेज कम होता है, नो लोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन फुल लोड वोल्टेज। तो जो फुल लोड वोल्टेज है कम है, डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा है, इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है। तो ये रीज़न के वजह से जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इक्वेशन फॉर अप वोल्टेज रेगुलेशन। सिमिलरली यहाँ पर एक और एक वोल्टेज रेगुलेशन का इक्वेशन होता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इक्वेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज इंटू 100%। 100% लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज इंटू 100%। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये इक्वेशन भी पता होना चाहिए आपको, राइट। जब भी आपको रेटेड वोल्टेज दिया होगा तो आप ये वाला इक्वेशन कंसिडर करोगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें एज्यूम करना होता है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें वोल्टेज रेगुलेशन इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड एट पर्टिकुलर पावर फैक्टर। वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक पावर फैक्टर की, फाइनाइट पावर फैक्टर की वैल्यू पता होना चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर पावर फैक्टर पर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के टाइम आपको पावर फैक्टर की वैल्यू पता होना चाहिए, और वो पावर फैक्टर की एक ही वैल्यू होना चाहिए, वेरिएबल वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर पावर फैक्टर की वैल्यू पर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मॉड दिखाई दे रहा है, आपको मॉड की साइन दिखाई दे रही है, मॉड साइन दिखाई दे रही है। कोई भी इक्वेशन कंसिडर कर ले वोल्टेज रेगुलेशन का, सारे इक्वेशन में हमें कौन सी साइन दिखाई दे रही है, मॉड साइन दिखाई दे रही है। कौन सी साइन दिखाई दे रही है, मॉड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मॉड ऑफ नो लोड वोल्टेज माइनस मॉड ऑफ फुल लोड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज, राइट। आपको मॉड साइन दिखाई दे रही है। मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वोल्टेज है उसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एज्यूम कर रहे हैं। ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इज टू बी एज्यूम, जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है उसे ही हमें एज्यूम करना है। Similarly, sending end voltage will remain constant and receiving end voltage will get changed during no load and full load calculation। तो ये इक्वेशन आपको क्या बोल रहा है, ये आपको ये बोल रहा है कि जो सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होगा कांस्टेंट होगा, रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो चेंज होगा नो लोड और फुल लोड कैलकुलेशन के टाइम। और ऑब्वियसली जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कौन से साइड पर, वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिसीविंग एंड साइड पर, राइट। तो जो क्योंकि रिसीविंग एंड साइड का जो वोल्टेज होता है वो वेरी कर रहा होता है, क्योंकि जो रिसीविंग एंड साइड होता है उसके साथ लगे होते हैं लोड वेरी करता है, जिसकी वजह से रिसीविंग एंड साइड का जो वोल्टेज होता है वो वेरी करता है, राइट। तो यही रीज़न की वजह से जो सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो तो कांस्टेंट होगा, मगर जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो चेंज होगा नो लोड कंडीशन और फुल लोड कंडीशन के टाइम, नो लोड कैलकुलेशन और फुल लोड कैलकुलेशन के टाइम। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स पता होना चाहिए। जैसे कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमेशा हम लोग एक पर्टिकुलर पावर फैक्टर की वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज का हमें मैग्नीट्यूड कंसिडर करना होता है। सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होगा कांस्टेंट होगा, मगर जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो वेरी करेगा नो लोड और फुल लोड कैलकुलेशन में। और क्यों वेरी करेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें रिसीविंग एंड साइड के साथ लोड कनेक्टेड होता है और लोड वेरी करेगा, जिसकी वजह से रिसीविंग एंड साइड का जो वोल्टेज होगा वो वेरी करेगा। तो ये हमने डिस्कस किया वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। इसके ऊपर आगे हम लोग न्यूमेरिकल कंसिडर करेंगे, राइट। इसके ऊपर आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो यही था ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी के बारे में। अगर इससे रिलेटेड और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो हम लोग उसके बारे में आगे के कंसेप्ट में बात करेंगे।